गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के बारे में पढ़ा था और उसमें अपन ने परावर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण का अध्ययन किया था। आज की क्लास में अपन परागमित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में एक पतली पारदर्शी फिल्म से आयाम विभाजन द्वारा परागमित प्रकाश किरणें CT, ET1 और GT2 आदि प्राप्त की, जो कि कलासंबद्ध होने के कारण परागत प्रकाश को आंख द्वारा देखे जाने पर व्यतिकरण प्रस्तुत करती है। CT कौन सी है? ये वाली। और ET1 ये किरण। है। चलिए, तो इस डायग्राम में एक समान मोटाई T की म्यू अपवर्तनांक की एक पतली पारदर्शी फिल्म बताई गई है। फिल्म के दोनों ओर माना एयर है और AB एक लैम्डा एकवर्णी प्रकाश स्रोत से आपतित तरंग किरण है। यह आपका एक फिल्म है। इसकी ऊपरी सतह Mn है और निचली सतह उसकी M', N' है। और AB एक इंसिडेंट लाइट है जो कि इंसिडेंट एंगल I के ऊपर इंसिडेंट होती है और R एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होकर के BC दिशा में जाती है। ठीक है। तो पृष्ठ Mn पर आंशिक परावर्तन द्वारा इसके आयाम विभाजन से BC किरण प्राप्त होती है और C पर पृष्ठ M', N' पर पुनः आंशिक परावर्तन व अपवर्तन द्वारा CD और CT दो तरंगों में आयाम विभाजित हो जाती है। फिल्म के अंदर बहुपरावर्तन द्वारा हमें CT और ET1 दो परागत किरणें प्राप्त होती हैं, जो कि कलासंबद्ध होती है। अतः आंख द्वारा देखने पर रेटिना पर व्यतिकरण प्रतिरूप नजर आएगा, यह प्रस्तुत करती हैं। दोनों परागत किरणें विभाजन से पूर्व उभय पथ BC पर गमन कर C से विभाजित होती हैं और EF के पश्चात समान पथ तय करती हैं। अतः दोनों किरणें CT व ET1 में प्रकाशीय पथांतर कितना हो सकता है? CT और ET1 के अंदर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना है, क्योंकि आपके पास रे जो आई है इंसिडेंट एंगल रे है AB। उसके बाद ये BC दिशा में जाती है, यहाँ से इसका परावर्तन होता है, ये CD दिशा में जाती है, यहाँ से पुनः परावर्तन के पश्चात ये DE दिशा में जाती है और यहाँ पे आयाम विभाजन के पश्चात ये ET1 की दिशा में चली जाती है और C पर भी आयाम विभाजन होता है और ये CT दिशा में जाती है। और इन दोनों किरणों के बीच में अपन ये दोनों एक ही सोर्स मिली है, अर्थात ये कलासंबद्ध स्रोत की तरह काम करते हैं और व्यतिकरण की घटना देखने को अपन को मिलती है। तो ये पाथ डिफरेंस वो कितना CT और ET1 में पाथ डिफरेंस कितना जाएगा? मान लीजिए डेल्टा रिप्रेजेंट किया तो CD प्लस DE, ये तो फिल्म के अंदर, माइनस CF एयर के अंदर, यानी कि CD प्लस DE ये फिल्म अंदर चली, ये वाली किरण ET1, और ये वाली किरण ये CF एयर के अंदर चली। तो अपन के पास पाथ डिफरेंस अपने पास इसके बाद इसको अपन ऐसे भी लिख रहे हैं, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स CD प्लस DE माइनस CF, या अपन डायग्राम से अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस इक्वल टू म्यू टाइम्स CG प्लस GD प्लस DE माइनस CF। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही जैसा अपन ने डेरिवेशन अभी पिछली क्लास में किया था, जहां पर EF और EG क्रमशः बिंदु E से CT और CD पर डाले गए अभिलंब है। तो समकोण त्रिभुज के CFE में साइन I की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितने आ जाएगी? साइन I इक्वल टू CF अपॉन CE। और इसी तरह से समकोण त्रिभुज CGE में साइन R इक्वल टू कितना आ जाएगा? CG अपॉन CE।
ठीक है, तो इससे म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू सी एफ अपॉन सी जी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सी एफ इक्वल्स टू म्यू टाइम्स सी जी भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यह मान इक्वेशन नंबर 2.17 में रखने पर अपन को क्या मिल जाएगा, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जी डी प्लस डी ई। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2.18 है। ठीक है, अब बिंदु ई से फिल्म के पृष्ठ एम एन पर एक अभिलंब डालते हैं जो कि सी डी को आगे बढ़ाने पर उसे बिंदु एच पर मिलता है। तो अपन ज्योमेट्री से अपन लिख सकते हैं कि एंगल डी एच ई इक्वल्स टू एंगल डी ई एच इज इक्वल टू एंगल आर, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इससे अब क्या आ जाएगा, डी ई इक्वल्स टू डी एच। तो इक्वेशन नंबर 2.18 और इक्वेशन नंबर 2.19 से अपन क्या ले सकते हैं, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू म्यू टाइम्स जी डी प्लस डी एच इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जी एच। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जी एच आ गया। मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 2.20 है। अब ट्राइंगल डी आई एच और ट्राइंगल डी आई ई सर्वांग सम है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, आई एच इक्वस टू आई ई इक्वस टू इसमें टी। तो एच ई इक्वस टू कितना हो जाएगा, टी प्लस टी इज टू 2 हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ई जी एच से कॉस आर इक्वस टू कितना हो जाएगा, जी एच अपॉन एच ई इक्वल टू जी एच अपॉन एच ई की वैल्यू रख दी 2t हो जाएगा। तो जी एच इक्वस टू कितना हो गया आपके पास में, जी एच इक्वस टू 2t कॉस ऑफ आर। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2.21। तो इक्वेशन नंबर 2.21 को इक्वेशन नंबर 2.20 पे रखने पर हमें सी टी और ई टी के बीच ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आता है, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 2t कॉस ऑफ आर। और CT और ET1 में दोनों परागत किरणों में कोई भी सीधे सघन माध्यम से घिरे पृष्ठ से परावर्तन प्राप्त नहीं होते, अतः इसमें स्टोक के नियम अनुसार कोई भी अतिरिक्त कलांतर का उत्पन्न नहीं होगा। अतः परागत किरणों में ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना के कारण कलांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस के लिए रखते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। यहाँ पे गलत है, मिसप्रिंट है, ये म्यू है यहाँ पर, ये पाई नहीं है, इसकी जगह पर ये कितना है 2 म्यू टी कॉस आर है, इसको चल लीजिएगा आप। तो व्यतिकरण प्रतिबंध, संपोषी व्यतिकरण के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, कलांत कितना होना चाहिए, पाई का समगुणन होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 2 म्यू टी कॉस आर इजिकल टू 2n पाई, या 2 म्यू टी कॉस आर इजिकल टू n लेमडा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वहां पर अपन को चमकीली फ्रिंज दिखाई देगी। और विनाशी व्यतिकरण या अदीप्त फ्रिंजों के लिए कलांतर का मान पाई का विषम गुण होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर इजिकल टू 2n प्लस 1, या फिर यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2n प्लस माइनस 1, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इंटू लेमडा बाई 2। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 2.25 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस स्थान पर अपन को क्या मिलेगी,
डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी और विनाशी व्यतिकरण होगा। और यदि इक्वेशन नंबर 2.24 सेटिस्फाई होती है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वहाँ पर आपको चमकीली फ्रिंज देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट टर्न पे लेंगे।